गुड इवनिंग डियर पेरेंट्स। आज मैं गणेश जोशी आपसे फिर एक बार रूबरू हो रहा हूँ आपके सपनों को लेके। आपके जीवन के जो स्वप्न हैं, जो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो आपकी सबसे बड़ी निधि है, वो है आपके बच्चे। आज मैं आपसे बाल मनोविज्ञान, जिसको कि चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, उस पे चर्चा कर रहा हूं आपसे, और आशा करता हूं कि मेरी इस चर्चा से आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा। और यदि मैं इस चर्चा के माध्यम से आपको 1-2% भी कुछ समझा पाया या दे पाया, तो मैं यह मानूंगा कि मेरा यह प्रयास सफल हुआ है। हम आते हैं किसी चाइल्ड के बर्थ को लेके, शुरू करते हैं कि जब एक बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो स्वभाव बच्चे का यह होता है कि वह 0 से लेकर 6 महीने तक बच्चे को अपने स्व का बोध नहीं होता है। स्व का मतलब होता है कि बच्चा यह भी नहीं जानता है कि मैं संसार में एग्जिस्ट कर रहा हूं या मेरा कोई एग्जिस्टेंस इस संसार में है। वो बिल्कुल किसी भी प्रकार की जानकारियों से बिल्कुल विमुख होता है। उसका कार्य भोजन, सोना और कुछ सामान्य क्रियाकलाप जिसमें वो अपने शरीर के अंगों को हिला भर लेता है, उसका वास्ता वहीं तक होता है। और जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो 6 माह से लेकर 3 वर्ष की अवस्था बच्चे के लिए बड़ी महत्व की अवस्था होती है। इस दौरान बच्चा अपनी भाषाई दक्षता का विकास करता है और उसका शब्दकोश उसी समय बहुत व्यापक होता है, क्योंकि 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक बच्चा बहुत ढेर सारे शब्दों को सीख जाता है और उन शब्दों को छोटे छोटे वाक्यों में परिवर्तित करने की कला भी उसके भीतर विकसित होने लगती है। वह जिस भी भाषा का प्रयोग अपने घर या परिवेश में कर रहा होता है। ये 0 से लेकर 3 वर्ष तक बालक मोस्टली अपने परिवार के साथ रहता है, अपने माँ पिताजी के साथ या संयुक्त परिवार में अपने दादा दादी के साथ, या हो सकता है आसपास किसी परिवेश में अगर उसके 1-2 परिवार वालों के साथ और संबंध हो तो वो वहां पर उन लोगों के बीच में ही मात्र रहता है। 3 वर्ष की अवस्था के बाद जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है, मॉडर्न एजुकेशन में भी और एनपीए के भीतर भी, 3 वर्ष के भीतर बच्चे को हम उसका दाखिला स्कूल में करा देते हैं। जैसे ही बच्चे का दाखिला स्कूल में होता है, उसका अपने टीचर्स से इंटरेक्शन शुरू होता है और उसकी उम्र के कुछ बच्चे, वो उससे बड़े बच्चे स्कूल के भीतर उसे मिलते हैं। लेकिन बड़े मजे की बात यह होती है कि इस दौरान भी बच्चा जो कुछ भी वहां सीखता है, उसको वो सीखता तो है, लेकिन उसके वास्तविक साथी, उसके माता पिता, उसके दादा दादी या उसके चाचा चाची अगर साथ में रहते हो, जो कि आज के न्यूक्लियर फैमिली में बहुत मुश्किल है, जो नहीं होता है, तो वो जिन लोगों के साथ रहता है केवल उन्हीं से उसका विशेष संवाद का नाता होता है। वह जो कुछ भी सीख के आता है वह अपने माँ से, अपने पिता से उसे साझा कर देता है। और लगभग लगभग ये प्रक्रिया 6 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष तक चलती रहती है। और अगर इसे मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो 0 से लेकर 12-13 वर्षों तक बच्चे का अभिन्न मित्र उसकी मां और उसके पिता होते हैं। अब यह हो सकता है कि किसी परिवार में बालक अपनी मां से ज्यादा अटैच हो सकता है, या किसी परिवार में ऐसी पृष्ठभूमि है जहां बालक या बालिका अपने पिता से अटैच है। यह एक दूसरा प्रश्न सामने आ सकता है, लेकिन मोस्टली वह जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के सानिध्य में होता है और अपने बाहर के परिवेश में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को, चाहे वह अच्छी हो या वह बुरी हो, उसे अवश्य आके अपने माता पिता से साझा करता है। और ये वो स्टेज होता है जहां पे मोस्ट ऑफ दी बच्चे की पर्सनालिटी का निर्माण हो जाता है। आप एक छोटा सा प्रयोग के रूप में इस चीज को कर सकते हैं। आप अपने बचपन की अवस्था में भी चले जाएं तो वो सभी बालक बालिकाएं जो 0 से लेकर 13 वर्ष तक जिस प्रकार की भी उनकी पर्सनालिटी थी, वही पर्सनालिटी उनकी लाइफ लॉन्ग चल रही है। यदि कोई बच्चा इस समय अंतराल में 0 से 13-14 वर्ष के भीतर अगर इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति का हो गया तो उसके जीवन के अगले लंबे समय में उसके इंट्रोवर्ट रहने की ही संभावना ज्यादा है। संभावना यह है कि अपवाद स्वरूप अगर 1-8% कोई चीजें ना ऐसी चलें तो ये उसका अपवाद हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः जो कुछ बच्चे ने 0 से 13 वर्ष तक सीखा है उसी के सहारे वो आगे की लड़ाई लड़ने वाला है। तो अगर आपको बच्चे के एकेडमिक्स में भी काम करना है, जनरली हमारी थॉट्स ये होती है कि हम बच्चे को, यार ठीक है अभी तो बच्चा हमारा छोटा है, किसी भी तरह की शिक्षा ले लेगा, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसकी एजुकेशन पे हम विशेष तो पैकेजेस तैयार करेंगे, इसको विशेष शिक्षा हम देंगे। लेकिन अगर हमें किसी बच्चे के शैक्षणिक बेस को मजबूत करना है तो उसके लिए भी जो राइट एज है वो 0 to 13 ईयर्स है। अगर हमें किसी बच्चे के खेल पे फोकस करना है तो उसके लिए भी वो एज 0 to 13 ईयर्स है। हाँ, संसार अपवादों से भरा हुआ है,
संसार किसी भी प्रकार के अपवादों से मुक्त नहीं है। तो ये किसी स्थिति में कहीं पर कोई अपवाद अगर आपके सामने आए और आप इस पूरे चर्चा पे प्रश्न चिन्ह लगाएं तो ये जायज नहीं होगा, क्योंकि अपवाद हर चीज के संभव हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं 13 से लेकर 16-17 वर्ष के भीतर, जब बालक शैशवा अवस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगता है, तो उस समय उसके जो सबसे अभिन्न अंग होते हैं वो उसके स्कूल के दोस्त, उसके माता पिता के से भी बढ़कर होने लगते हैं। और इस 13 से लेकर 19 वर्ष की अवस्था तक कहीं ना कहीं बच्चों को अपने माँ बाप भी जो है वो दुश्मन जैसे दिखाई देने लगते हैं। उन्हें यह लगने लगता है कि मेरे माता पिता से बड़ा विरोधी मेरा इस संसार में कोई नहीं है। और यह अवस्था लगभग 13 से लेकर 19 वर्ष तक चलती है। और इस समय बच्चे के भीतर विसंगतियां आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो 0 से लेकर 13 वर्ष तक बच्चे के सर्वांगीण विकास को विकसित करने के लिए हर पेरेंट्स को और उसको जो संस्थाएं उसके लिए काम कर रही हैं उन सभी को इस क्षेत्र पे काम करना चाहिए। और 13 से लेकर 19 वर्ष तक, क्योंकि उसके भीतर उसकी क्षमताओं का विकास होना शुरू हो चुका होता है, उसके लिए तय हो जाता है कि वह किस दिशा में बढ़ना ज्यादा उचित समझता है या किस दिशा में उसे जाना चाहिए। इस 13 से लेकर 19 के बीच में हमें उस बच्चे की आदतों, उसके हैबिट्स को और उसको किसी प्रकार के बुरी संगतों में या वो दुर्व्यसन के अधीन ना हो जाए, इस चीज से बचाने का ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। और एक बार जब ये अवस्था 19 वर्ष की से आगे निकल जाती है तो उसके बाद बहुत कम संभावना होती है कि उस बच्चे में किसी प्रकार के अवगुणों या दुर्गुणों का विकास होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक बात ये बड़े महत्व की है कि अगर उसका कोई पारिस्थितिक बदलाव होता है, पारिस्थितिकी बदलाव से मेरा मतलब यह है कि मान लिया जाए एक बच्चा गांव देहात में रह रहा है और वह बड़े संस्कारों के बीच में, बड़े आदर्शों के बीच में, कम संसाधनों के बीच में पला पोसा है और उस बच्चे के भीतर एक द्वंद्व चल रहा है कि मैं छोटे शहर में हूं, छोटे कस्बे में हूं, मेरे पास सीमित संसाधन है, मुझे जीवन का आनंद लेने का अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसा बच्चा अगर उस परिवेश से निकल के किसी बड़े परिवेश में चला जाए तो संभावना यह भी बनती है कि उसके भीतर बहुत सी विसंगतियां घर कर जाए। इसलिए अगर ऐसे परिवेश में आप किसी छोटे परिवेश से जब बड़े परिवेश की तरफ भी बच्चे को भेजते हैं तो उस समय आपको यह आवश्यक है कि आप अपने बच्चे के साथ एक अभिन्न अंग के रूप में उससे जुड़े रहें, अन्यथा समाज की विसंगतियां उसे अपने बहाव में बहा सकती है। एक और महत्व की बात यह है कि अक्सर हम क्या करते हैं, अपने बच्चों से थोड़ा दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। कई ऐसे विषय होते हैं जिसपे हम अपने बालक बालिकाओं से चर्चा नहीं करते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो बातें जिसको आप गलत समझते हैं, अगर आप अपने बच्चे के मित्र बनकर उसे नहीं सिखाएंगे तो समाज उसे सिखा देगा। और जब समाज उसे सिखाएगा तो उसका दुरुपयोग किस तरह से होगा इसकी कोई परिकल्पना नहीं करी जा सकती। तो हमें यह चाहिए कि हम अपने बच्चे के लिए एक केवल उसको बहुत नियम कानून में बांधने वाले पेरेंट्स के रूप में काम ना करें और न ही बहुत ज्यादा स्वतंत्रता देने वाले पेरेंट्स के रूप में काम करें, बल्कि हमें किस तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं जब कक्षा 6 में था तो एक श्लोक हम लोग पढ़ा करते थे, 5 वर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि लाड़येत प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचार्येत। इसका हिंदी अर्थ यह है कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक बच्चा पूर्ण रूप से केवल प्रेम के लिए ही, उसका हक केवल प्रेम पे है। और जब बच्चा 5 से 15 वर्ष की अवस्था में हो तो उसे कठोर अनुशासन से अनुशासित करने की आवश्यकता है। और जैसे ही वो 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाए उसे मित्रता पूर्वक व्यवहार करके उसे अपना मित्र बना के सामाजिक अच्छाइयों और बुराइयों से अवगत कराने का काम भी हम पेरेंट्स को ही करना चाहिए। अगर इन सभी क्रियाकलापों में हम पेरेंट्स अपनी भूमिका भली भांति निभाएंगे तो मैं आशा करता हूं कि हम सभी के बच्चे, ये जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, यह भी जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाए। आज के इस समाज में जो मेरा मानना है कि बच्चे के भीतर कितने गुणों का विकास होगा ये दूसरा पहलू है, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को विभिन्न अवगुणों का शिकार होने से बचा पाएंगे, ये एक बड़ी लड़ाई है। गुणों के विकास से उसको सामाजिक प्लेटफॉर्म पे हम कितना ऊंचा पहुंचा पाएंगे ये एक सेकेंडरी चीज है। हम उसको पतित होने से बचाएं, ये हमारी बड़ी लड़ाई है। क्योंकि आज का युग चकाचौंध का युग है और आज के युग में इस बहाव में न जाने वो मासूम बालक कहां खो जाएगा ये पता नहीं। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक और परेशानी यह है कि हम क्या करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम के लिए, पैसों के लिए काम करते हैं और हमारे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि हर माँ के लिए या हर बाप के लिए जिस प्रकार से बेटा या बेटी अनमोल है
उसी प्रकार से वो बालक या बालिका सबसे अभिन्न मित्र अपने माँ पिता को ही मानती है। और जब उसे अपने माता पिता का समुचित साथ नहीं मिलता तो वो बालक बालिकाएं कहीं ना कहीं जीवन में कुंठित हो जाती हैं और जीवन में एक अभाव को लेकर वो पूरा जीवन जीती हैं। और जैसे ही उसे कोई प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो स्वतंत्रता के पंख उसे लगते हैं तो उन पंखों से उसकी उड़ान सही दिशा की जगह गलत दिशा की तरफ भी चली जाती है। दूसरी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के युग में जनरली जिस प्रकार का समाज है, हमारे पैरामीटर्स ये हैं कि हमें बच्चों को सुख साधन की चीजें देनी है। हम प्रेम का मूल्यांकन वस्तुओं से करते हैं और हम ये मानते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं, उसके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं, उसको एक बड़े सो कॉल्ड स्कूल में भेज रहे हैं जहां पर बहुत ऊंची फीस जाती है, और इसी को अपना कर्तव्य मानकर हम अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं, जो किसी भी तरीके से उस बालक बालिका के हित में नहीं है। क्योंकि बालक को उन संसाधनों से बहुत लेना देना नहीं है। बालक को अपने पिता से ठिठोली करनी है, बालक को अपनी माँ से प्रेम भरी बातें करनी है, बालक को अपनी माँ से लड़ना है, बालक को अपने पिता से लड़ना है। क्योंकि वो बालक वो बालिका 12-14 वर्ष तक या 16-17 वर्ष तक उनके साथी केवल हम स्वयं हैं, हमसे अच्छा उनका कोई मित्र नहीं है और वो अपने मन की बात हमसे ही साझा करना चाहते हैं। और दुर्भाग्य है आज के इस समय में, इस चकाचौंध भरे जीवन में, हम अपने इस अमूल्य समय का उपयोग जो हम समाज निर्माण की उस थाती को छोड़कर कुछ पैसों के लिए, कुछ सुख सुविधाओं के लिए काम करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं यह समाज पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर मैं कहूं, एक लाइन में मैं कहना चाहूं तो किसी भी परिवार में दोनों पेरेंट्स को वर्किंग होना बहुत ही अच्छी बात नहीं है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग होके उस घर में रुपया पैसा तो बहुत ज्यादा आ सकता है, सुख साधन के साधन तो जुट सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल काम है वो उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए अगर आप समाज का अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने भी घर में दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, उनके बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास उन पेरेंट्स के बच्चों की तुलना में कम हो रहा है जिनमें एक ही व्यक्ति काम कर रहा है और एक व्यक्ति अपने बच्चों की परवरिश के लिए काम कर रहा है। दूसरी बात जो मैं समझता हूं कि इस संसार में अगर सबसे कठिन और सबसे महान कार्य कोई है तो वह एक बालक की परवरिश करना है। एक फैक्ट्री चलाना बहुत आसान है। फैक्ट्री चलाने के लिए हमारे पास मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं, बड़े बड़ी एक फैक्ट्री के अंदर हमारे पास इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, बहुत टीम होती है। लेकिन एक बच्चे को बड़ा करने में एक माँ बाप की ही महती भूमिका होती है, और उस महती भूमिका को छोड़कर अगर हम अन्य संसाधनों को पाने की लड़ाई जब लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपने मूल से दूर हो जाते हैं। और जब हम जागते हैं तो तब तक हमें पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है, और उसके बाद स्वयं से हमें रिग्रेट होता है कि काश हमने यह ना किया होता। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि समाज उपयोगिता के सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन इस बात को सभी पेरेंट्स को गांठ बांधनी चाहिए कि जो चीज आज उपयोगी है वो अगले 10 वर्षों के बाद उपयोगी नहीं रहने वाली है। जो 10 वर्ष पहले उपयोगी थी वो आज उपयोगी नहीं है। तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को तय करना पड़ेगा कि हमको क्या पाना है, आखिर हमें जीवन से क्या पाना है, हम कौन सी पूंजी लगाना चाहते हैं और उस पूंजी से हम कौन सा भवन खड़ा करना चाहते हैं। जब तक ये सारी थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में क्लैरिटी के साथ नहीं आएगी तब तक एक आदर्श समाज और एक आदर्श बालक, एक आदर्श बालिका का निर्माण बहुत ही कठिन कार्य मुझे प्रतीत होता है। इसके अलावा एक जो आखिरी और अंतिम बात यह है कि हम अगर अपने बच्चों के साथ स्वच्छ चिंतन और स्वच्छ डिस्कशन की ओर अगर नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे हजारों प्रश्न जो उन मासूमों के मन में आते हैं उनसे वह कुंठित होते रहेंगे। और अगर उन प्रश्नों के यथाचित उत्तर हम उन्हें नहीं दे पाए तो उन प्रश्नों के उत्तर कोई बाहर वाला देने की कोशिश करेगा, और वह उत्तर किस प्रकार का देगा यह पता नहीं। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों के लिए एक क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें, जिससे एक सभ्य समाज और उस सभ्य समाज से एक बड़े राष्ट्र का निर्माण हो, जिससे हम 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर सकें और भारत को पुनः एक बार विश्व गुरु स्थापित कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।